हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूईटी मार्क। आई एम सुरभि गुप्ता एंड हम यहाँ पर कर रहे हैं 10 मिनट एनसीईआरटी डीकोडिंग सीरीज, जहाँ हम एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं फॉर सीयूईटी, बट ऑल्सो अगर आपको एनसीईआरटी किसी भी और एग्जाम के लिए पढ़नी है, सो ऑफ कोर्स आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल वीडियोस हैं आपके लिए। अभी हम कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, हम नेशनल इनकम चैप्टर पर हैं एंड नेशनल इनकम की एनसीईआरटी पेज नंबर 18 मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें करना है। ये नंबरिंग हो जाती है वीडियो की। दिस इज द 25th वीडियो। अगर आप आज पहली बार इस चैनल पे जुड़े हैं, ये फर्स्ट वीडियो है जो आप देख रहे हैं, तो पहले आप ऊपर वाली वीडियोस कवर कर कर आ जाओ ताकि आपका फ्लो बन जाए। एंड अगर कुछ भी पुराना हमने कर रहा है जो रिक्वायर्ड है ये इस अंडरस्टैंडिंग के लिए, इस वीडियो में जो होने वाले हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो वो आपको ऑलरेडी आता हो। ऑल राइट, सो लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट यस्टरडे। हमने छोड़ा था, हमने बेसिकली वैल्यू एडेड मेथड का बेसिक समझा था। उसके बाद अब हमने एक एग्जाम्पल लिया था बेकर एंड फार्मर का, जहां पे हमने कहा था कि टू ही प्रोड्यूसर्स है इकोनॉमी में, एंड आज हम उसे टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पे बोला गया है। सो वी कैन रिप्रेजेंट द एग्जाम्पल गिवन अबव इन द टर्म्स ऑफ अ टेबल। हेयर द वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। एक ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको देखनी है कि ये जो वेरिएबल है इनको आपने मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया है। दैट मीन्स अगर कोई भी वेरिएबल है, बेकर की ब्रेड है, फार्मर ने जो व्हीट ग्रो करी है, जो भी आउटपुट ग्रो हुआ है, that is in terms of money and not units, because we cannot, all the commodities do not have the same unit, which is why we cannot measure the units, or we cannot add up the commodities as is, which is why we are using money value of all goods and services that are being produced. So all are in terms of money. That is one thing that you have to get straight. Next is we can think of the market price of the goods being used to evaluate the different variables listed here. So उसके बाद वो कह रहा है मनी वैल्यू तो है, इन टर्म्स ऑफ मनी है, पर हम मनी ओके इन टर्म्स ऑफ मनी है, माय बैड, लेकिन मनी वैल्यू नहीं है। हमने बोला मार्केट प्राइस पर ले रहे हैं। इसका मतलब अगर आपको प्रोडक्ट मेथड, मैंने कल भी बताया था कि अगर प्रोडक्ट मेथड आपको जीडीपी देता है तो वो मार्केट प्राइस पर देगा। ये मार्केट प्राइस यहाँ पर बता रहा है कि हम मार्केट प्राइस पे वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, and we can introduce more players in the chain of production in example and make it more realistic and complicated. हम बोल रहे हैं अभी हमने फार्मर एंड बेकर लिया था, हम चाहें तो इसे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने अज्यूम किया था कि फार्मर ने व्हीट ग्रो करा तो उनका वैल्यू ऑफ आउटपुट 100 रुपीज का है एंड उनकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन 0 है। जबकि बेकर ने ब्रेड प्रोड्यूस करी थी तो बेकर का वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी ब्रेड था 200 का, एंड बेकर ने जो इंटरमीडिएट कंज्यूम किया था, यहाँ से फार्मर ने 50 रुपीज की व्हीट दे दी थी, तो उनका वैल्यू एडेड जो था वो 150 था। ये हमने अज्यूम करा था, यहाँ पे हमने अज्यूम करा था इन्होंने कुछ भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं करी है। बट अगर हमें इसे और कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि फार्मर मे बी यूटिलाइजिंग और यूजिंग फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड टू प्रोड्यूस व्हीट। द वैल्यू ऑफ दीज इनपुट्स, तो अब यहाँ पे अगर हम इनपुट्स ले लेंगे, फर्टिलाइजर ले लेंगे, पेस्टिसाइड ले लेंगे, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ जाएगी। उसकी वैल्यू हैज टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट टू गेट टू द वैल्यू एडेड। ओके, और हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि बेकर ने शायद आगे ब्रेड सेल कर दी रेस्टोरेंट को, तो अभी हमने सिर्फ फार्मर और बेकर लिया था। इसे और कॉम्प्लेक्स करने के लिए या तो हम फार्मर का इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी इंक्लूड कर सकते हैं, पार्ट 1। पार्ट 2 में हम क्या कर सकते हैं, पार्ट 2 में हमने सिर्फ फार्मर लिया था इकोनॉमी में एंड बेकर लिया था। हम इसके साथ एक कैफे या रेस्टोरेंट भी ले सकते हैं जिसमें बेकर ने ब्रेड बनाई थी, वो ब्रेड उन्होंने रेस्टोरेंट को दे दी जिसने सैंडविच बनाया एंड आगे उसने सैंडविच दिया। राइट, सो हम ये चीजें कर सकते हैं। वी कैन मेक दिस मोर कॉम्प्लेक्स। इन ऑल द केसेस यू नीड to add the value added by every production unit. All right, we have already introduced the concept of depreciation, which is known as, okay, clearly depreciation, the concept of depreciation is known as consumption of fixed capital. Depreciation का दूसरा नाम consumption of fixed capital भी है। ये बहुत बहुत important point है। Since the capital which is used to carry production undergoes wear and tear, the producer has to undertake replacement investments to keep the value of capital constant. अगर मुझे value of capital मेरा 1 लाख का है, बट उसमें कांस्टेंट वेयर एंड टेयर हो रहा है, तो जितना भी वेयर एंड टेयर हो रहा है, जहां से भी खराब हुआ है, मुझे अगर 10,000 वर्थ का वेयर एंड टेयर हुआ है तो मुझे वो 10,000 का पार्ट रिप्लेस करना है ताकि मेरा वैल्यू ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रहे या वैल्यू ऑफ कैपिटल 1 लाख ही रहे। Okay, so the replacement investment is the same as the value of depreciation or same as depreciation of capital.
तो if we include depreciation in the value added method, then measure of value added can be obtained is called gross value added. क्योंकि इसमें depreciation included होता है, हम depreciation minus नहीं कर रहे हैं अभी, हम gross value ले रहे हैं, इसलिए हम इसे gross value added method भी कहते हैं, GVA भी बोलते हैं, ठीक है। सो इफ वी डिडक्ट, और अगर इससे डेप्रिसिएशन डिडक्ट हो जाता है तो नेट वैल्यू एडेड बोल देते हैं, फिर एनवीए बोल देते हैं, ओके। Unlike gross value added, net value added does not include wear and tear that the capital has undergone. For example, let us say एक firm produce करती है 100 worth of goods per year, जिसमें से 20 is the value of intermediate good used to produce that good, and 10 is the value of capital consumption. यानी 100 के goods बना रही है जिसमें से 20 तो intermediate consumption हो गई, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो 80 हो गई, लेकिन डेप्रिसिएशन यानी वियर एंड टियर 10 है, तो अगर मैं इसमें से 10 माइनस कर दूं तो नेट वैल्यू एडेड जो है वो 70 हो गई, ठीक है। आई थिंक दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। All right, so it is to be noted that while calculating value added, we are taking value of production of the firm. बट एक तो पहले ये हाईलाइट कर लो, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन व्हाइल कैलकुलेटिंग दिस वी आर इंक्लूडिंग दिस, बट अ फर्म मे बी अनेबल टू सेल ऑल ऑफ इट्स प्रोड्यूस। ओके, हम लोग ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आई विल एक्सप्लेन यू ऑन द ब्लैक लाइक ऑन द व्हाइट बोर्ड राइट नाउ। व्हाट आर दे सेइंग इज कि हमें वैल्यू एडेड जो है, बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज, वी आर सेइंग कि ग्रॉस वैल्यू एडेड is equal to, okay, pardon me for my pen's position. Yeah, hold on. I think better. Yeah. Okay, we are saying gross value added, that is GVA, is equal to gross value of output या फिर value of production ऑफ अ फर्म। फर्म ने टोटल प्रोडक्शन कितना किया, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, राइट, यही बोल रहे हैं हम। पर वो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ फर्म, ये जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ फर्म है, हो सकता है, ये कैसे पता लगेगी हमें, हो सकता है कि फर्म का सारा अगर फर्म ने 1,000 रुपीज की चीज बनाई, हो सकता है सारी की 1,000 रुपीज सेल हो गई, सेल्स हो गई, उसकी जितनी प्रोड्यूस करी उतना सेल हो गया, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, ये तो केस 1 है, अगर ऐसा नहीं होता तो केस 2 क्या होता है, केस 2 होता है कि या तो हम सेल्स लेंगे, यानी अगर उसकी 800 की सेल्स हुई प्लस बाकी की 200 कहाँ गई, जो प्रोड्यूस हुआ था 800 अगर सेल हुई और बाकी की 200 अगर इन्वेंट्री में गई, तो हम उसे चेंज इन इन्वेंट्री कहेंगे। एंड हाउ डू वी मेजर चेंज इन इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। वाई एम आई सेइंग दिस, सपोज एक प्रोड्यूसर है जिसकी फैक्ट्री है, ये उसका इन्वेंट्री, उसका वेयर हाउस है, वेयर हाउस गोडाउन कुछ भी कह लो, यहाँ पे वो अपना स्टॉक रखता है, इन्वेंट्री रखता है। ओपनिंग के टाइम पे ओपनिंग स्टॉक ईयर के स्टार्टिंग में यानी 1 अप्रैल 2025 को उसका जो स्टॉक था ओपनिंग के टाइम, ऑलरेडी यहाँ पे 100 टी शर्ट्स पड़ी थी, ठीक है। अब ड्यूरिंग द ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2026 तक उसने जो भी प्रोड्यूस करा, सपोज उसने 1,000 टी शर्ट्स प्रोड्यूस करी, जिसमें से 800 तो सेल हो गई, बाकी की 200 उसने कहाँ रखी, गोडाउन में। क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ, क्लोजिंग के टाइम पे कितना है, 100 तो पहले पड़ी थी प्लस 200 क्लोजिंग के टाइम पे, क्लोजिंग स्टॉक टोटल 300 पड़ा है। तो चेंज इन स्टॉक कितना हुआ ड्यूरिंग द ईयर, मुझे तो ड्यूरिंग द ईयर की प्रोडक्शन देखनी है ना, आई एम नॉट कंसर्न पिछले साल कितनी प्रोडक्शन थी, वो तो ऑलरेडी इंक्लूड हो गई लास्ट ईयर के नेशनल इनकम में। मुझे इस ईयर का प्रोडक्शन देखना है, तो मैं देखूंगी इस ईयर सेल्स कितनी हुई, प्लस अगर कुछ भी इन्वेंट्री में चेंज आया, यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, की अगर क्लोजिंग के टाइम गोडाउन में 300 टी शर्ट्स रखी हैं, पर क्योंकि स्टार्टिंग में 100 पहले से ही रखी थी जो पिछले साल प्रोड्यूस हुई थी, तो इस साल चेंज इन स्टॉक 200 हुआ है, प्लस सेल्स 800 की हुआ है, तो अगर मुझे प्रोडक्शन देखनी है तो मुझे पता चल जाएगी इस तरह से। That's what they are trying to say. So they are trying to say कि अगर हम GVA लिखते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम सेल्स
प्लस चेंज इन स्टॉक भी लिख सकते हैं। साथ में हम एक और चीज लिख देते हैं, अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन हुई है तो हम प्रोडक्शन, क्योंकि हमें टोटल प्रोडक्शन देखनी है ड्यूरिंग द ईयर, बस इतना ध्यान रखो, टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर बाय द फर्म, तो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी हम देख लेते हैं अगर हुई है। अगर नहीं गिवन होती क्वेश्चन में तो हम इसे जीरो ले लेते हैं, माइनस हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर देते हैं। ठीक है। अब एक और चीज होती है सेल्स, टोटल सेल्स है यहाँ पे। अब ये टोटल सेल्स में आपकी डोमेस्टिक सेल्स भी हो सकती हैं, प्लस आपका एक्सपोर्ट भी हुआ हो सकता है। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। अगर सेल्स गिवन है तो टोटल सेल्स है, अगर डोमेस्टिक सेल्स गिवन है तो आपको अलग से फिर उसमें एक्सपोर्ट ऐड करना होता है। सिमिलरली अगर आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो आप ऐसे ही लोगे। लेकिन अगर आपको वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं गिवन, आपने डोमेस्टिक परचेज कितनी की है, ठीक है, कोई भी इंटरमीडिएट गुड की, प्लस आपने इंपोर्ट कितना किया है, फिर वो भी ऐड हो जाएगा। अगर ये नहीं समझ आया तो 2-3 बार रिवाइंड करके देखो, सो यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड। लेट्स गो बैक टू एनसीईआरटी। So, but a firm may be unable to. So that's what they are saying कि we are taking this is इसीलिए इतना critical है कि हम value added में ले रहे हैं, value of production of a firm, यानी value of output को हम value of production of firm भी कहते हैं। तो एक firm may be unable to sell all of its produce. In such a case, it will have some unsold stock at the end of the year, यानी closing stock. Okay. Conversely, it may happen that the firm had some initial unsold stock, यानी opening stock. During the year that follows, it has produced very little, but it has met the demand in market by selling from the stock it had in the beginning of the year. How shall we treat these stocks of a firm, that firm intentionally unintentionally? See, या तो हो सकता है कि एक फर्म है, फर्म ने प्लान ही किया है कि क्लोजिंग के टाइम मेरे गोडाउन पे 200 शर्ट्स होनी चाहिए अगले साल के लिए, ये तो प्लान हो गया, एक्सपेक्टेड चेंज हो गया। एक होता है अनएक्सपेक्टेड चेंज, जो कोविड के टाइम आया था, कि कोविड के टाइम जब सडनली लॉकडाउन हुआ था तो जिसने जितनी भी प्रोडक्शन करी हुई थी, अगर सेल्स कम हो गई थी तो ऑब्वियसली उन्होंने वो इन्वेंट्री में रखा था। तो दिस वाज अनएक्सपेक्टेड और अनप्लान्ड चेंज इन स्टॉक, इट वाज अनप्लान्ड अनसोल्ड stock at the end of the year in their godowns. Okay, so that's what they are trying to say, it can be planned, it can be intentional, it can be unintentional. Also, let us remember that a firm buys raw material from other firms. The part of raw material which gets used up, okay, this is very important. एक firm raw material खरीदती है दूसरी firm से, the part of raw material जो use हो जाता है उसे तो हम intermediate good कहते हैं, पर क्या होता है उसके साथ जो use up नहीं होता, ठीक है, द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश गुड, सेमी फिनिश गुड या रॉ मटेरियल इज फ्रॉम 1 ईयर टू नेक्स्ट ईयर इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री वो सिंपल कह रहे हैं, सपोज बेकर है, ठीक है, फार्मर है, फार्मर ने 100 की वीट, उनका वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना था, वीट 100 की थी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 0 था, तो उनका वैल्यू एडेड कितना था, 100 था। उसमें से 50 उन्होंने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखा और 50 उन्होंने बेकर को दे दिया। ठीक है, अब बेकर था, बेकर का इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है, 50 है। उन्होंने वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी ब्रेड कितने की बनाई, उन्होंने ब्रेड बनाई 200 रुपीज की। उनका वैल्यू एडेड कितना था बेकर का, 150 रुपीज। ठीक है, ये बेकर की वैल्यू एडेड थी। अब ये तो हुआ इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया यहाँ पर। अगर ये पूरा का पूरा बेसिकली ये तो पूरा केस है जहां पे इट वाज कंप्लीटली यूज्ड अप। हमने कल पढ़ा था कि वीट जो है कंप्लीटली यूज्ड अप बाय द बेकर, राइट, ये केस हमने कल समझा था। अगर इसमें ऐसा केस आ जाए कि फार्मर का किस्सा तो सेम रहे, लेकिन बेकर जो है, बेकर ने 50 की वीट ली फार्मर से, फ्रॉम फार्मर, इसमें से उन्होंने सिर्फ 30 वीट यूज करी, यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन करी, बाकी की 20 की वीट जो उनका रॉ मटेरियल है वो उन्होंने रख लिया अभी। ठीक है, उन्होंने ये 30 की वीट यूज करी, उन्होंने ब्रेड बनाई सपोज, एंड उन्होंने ब्रेड अभी भी बनाई है, ब्रेड उन्होंने 200 की बनाई है, जिसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, तो उनकी वैल्यू एडेड कितनी हो गई, वैल्यू एडेड हो गई उनकी 170। ऐसा भी हो सकता है कि इस 200 की ब्रेड में से कुछ ब्रेड सेल हुई, कुछ नहीं हुई, कुछ रखी गई। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि अगर जो नहीं बिकेगा वो भी उनके पैंट्री में जाएगा। तो जो भी चीज उनकी इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री होती है कोई भी अनसोल्ड गुड जो रह जाता है किसी भी प्रोड्यूसर का। एंड अनसोल्ड गुड कैसा, अनसोल्ड जो भी कोई रॉ मटेरियल रह जाता है
इन्वेंट्री में कोई सेमी फिनिश गुड रह जाता है जो पूरा नहीं हुआ था, मे बी व्हीट का डो बना दिया था, आटा बना दिया था, आई मीन डो बना दिया था, लेकिन उन्होंने ब्रेड नहीं बनाई थी, तो वो डो भी इन्वेंट्री कहलाएगा। वो जो व्हीट बची हुई थी जो उन्होंने यूज नहीं करी, ये जो 20 की व्हीट बची हुई थी वो रॉ मटेरियल, वो भी इन्वेंट्री कहलाएगी। और कोई अगर ब्रेड उन्होंने पूरी कंप्लीटली फिनिश गुड भी बना दिया ब्रेड, पर वो नहीं बिकी, पैंट्री में चली गई, तो वो भी इन्वेंट्री कहलाएगी। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू हियर। ओके, दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। सो आई विल स्टॉप हेयर टुडे। इसके आगे मैं अभी नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं दोबारा थोड़ा सा रेपिटेशन में जाऊंगी कल। लेकिन आई वुड आस्क यू, आई नो बहुत छोटा पार्ट कराया मैंने, लेकिन ये छोटा पार्ट भी काफी कॉम्प्लेक्स है। मैंने कुछ दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझाई हैं तुम लोगों को। सबसे पहले मैंने चेंज इन इन्वेंट्री समझाया है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक समझाया है। इसके साथ मैंने ये समझाया है कि अगर एक फर्म हम प्रोड्यूसर्स देख रहे हैं इकोनॉमी में, एक प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर से रॉ मटेरियल खरीद रहा है। फार्मर ने वीट ग्रो करी है, तो फार्मर, मैंने कल भी कहा था, फार्मर ने वीट ग्रो करी है अगर, तो फार्मर की वीट जो है वो फार्मर के लिए फाइनल प्रोडक्ट है। अब फार्मर से वीट कौन लेके जा रहा है उसको मतलब नहीं है कि मैं लेके जा रही हूँ एज अ हाउस होल्ड, या कोई बेकरी लेकर जा रही है, या कोई रेस्टोरेंट वाला लेके जा रहा है। दे आर नॉट कंसर्न, उन्होंने अपना फाइनल गुड सेल कर दिया। लेकिन बाकी किसी के लिए, अब मैं अगर लेके जा रही हूँ एज अ हाउस होल्ड, आटा लेकर जा रही हूँ फार्मर से, तो मेरे लिए वो फाइनल प्रोडक्ट हो गया, फाइनल गुड हो गया। पर अगर कोई बेकर लेके जा रहा है तो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड हो गया। इंटरमीडिएट गुड लेकिन सिर्फ उतना पार्ट होगा जो उन्होंने ब्रेड बनाने में यूज कर लिया। जो ब्रेड बनाने में अगर थोड़ा आटा ऐसे ही पड़ा है अभी उनके पास, किसी पॉलिथिन में या किसी भी पैकेट में आटा अभी भी पड़ा है, सपोज 2 पैकेट लेके गए थे वो आटा के, एक पैकेट से उन्होंने, बेकर ने ब्रेड बना दी, एक पैकेट एज इट इज रखा रहा, तो वो रॉ मटेरियल कहलाएगा। वो रॉ मटेरियल क्योंकि वो अपनी पैंट्री में रखेंगे तो वो उनकी इन्वेंट्री कहलाएगा। सो जो वीट वो ले रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली बीइंग यूज्ड अप टू मेक ब्रेड, इज नोन एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बट वेयर एज द वीट दैट इज लेफ्ट एंड दे आर कीपिंग इट एज स्टोरेज, मतलब रॉ मटेरियल रख रहे हैं, अभी उसको कंप्लीटली यूज अप नहीं किया है, सो दैट विल बी नोन एज इन्वेंट्री। ओके, सिमिलरली अगर उस थोड़े से आटे का उन्होंने डो बना दिया था पर अभी वो ब्रेड में कन्वर्ट नहीं हुआ था और वो भी वो रख रहे हैं, तो वो भी इन्वेंट्री कहलाएगा। सिमिलरली अगर कोई ब्रेड उन्होंने बना दी है पर वो सेल नहीं हुई थी और थोड़ी सी बच गई थी, तो वो ब्रेड भी वो इन्वेंट्री में रख रहे हैं, तो दैट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। सो दीज आर द minute classifications that you should be aware of, and this particular paragraph is very important, so please reread this. And no homework for today, just comment if you understood, and do let me know how's your preparation going on. So अगर टास्क है तो वीडियो लाइक करने का टास्क है सबसे पहला, और दूसरा जो टास्क है वो ये रहेगा कि आपकी प्रेपरेशन कहाँ तक हो गई है, क्या चल रहा है। just update me with the status of your CUET preparation specifically, and I would be happy to read all your comments. मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, कभी कभी कुछ लोगों का कर देती हूँ, कभी कभी मैं लाइक कर देती हूँ, बट आई मेक श्योर कि मैं सबके कमेंट्स रीड जरूर करूँ। सो आई डू रीड योर कमेंट्स, एंड so that's why I'm saying, do update me about your preparation and any question you have or anything else you want me to create. So yeah, do let me know, and I'll see you tomorrow with another one. Till then, take care and bye bye.